नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण तो विषय ये था कि दुनिया में भारत की बढ़ती वर्चस्व, लोकतंत्र की बढ़ती मजबूती, जापान के राजधानी टोक्यो में भारत के लोकप्रिय जननायक देश दुनिया में सर्वाधिक सम्मानीय हम सबके प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती वर्चस्व, दुनिया के राजनेताओं के मन में बढ़ता उनके प्रति सम्मान की जो दृश्य समाचार चैनलों के माध्यमों से हम लोगों को देखने को मिला। क्वाड सम्मेलन में भारत की प्रमुखता से, सहभागिता से चीन परेशान है। एशिया पैसिफिक में चीन की दबदबा का मुकाबला सिर्फ भारत ही कर सकता है, ऐसी दुनिया की विश्वास, इन सब चीजों का महत्वपूर्ण मुद्दा आज था बात करने का। लेकिन वो समाचार चैनलों पर आ गया है और मैं तो यही कहता हूं कि ये आपके चैनल पर उन्हीं खबरों का विश्लेषण दिखाया जाता है जो आम समाचार चैनलों पर या तो नहीं होता है या नहीं बताया जाता है। इसीलिए इस चैनल पर उसको हमने प्रमुखता पर नहीं रखा है। दूसरा आज विषय ये था कि आज साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार के विषय में सुनवाई शुरू हुई। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील और भारत के वकील में जो सत्य सनातन भारत ही है, तो भारत के वकील के बीच में जो जज के सामने शास्त्रार्थ हुआ, उसमें वकील साहबानों की बहस से भी एक बात तो साफ और स्पष्ट हो गया कि वो जो कुतुब मीनार है वो हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़े जाने के बाद उन्हीं के बचे और शेषों से बनाया गया और उसी को बनाया गया है। हालांकि ये कोई बहुत गहरी जांच का विषय नहीं है जिसके लिए सर्वे की जरूरत है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो कुतुब मीनार कभी कभी जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली घूमने आते हैं वो जरूर कुतुब मीनार जाते हैं। अब मैं दिल्ली में पिछले 30-35 साल से रहता हूं और 2 बार लाल किला गया। वो भी लाल किला मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे गांव से लोग आए थे तो कहते लाल किला घुमाने के लिए ले चलो, तो उनके वजह से जाना पड़ा। कुतुब मीनार की भी यही स्थिति है, उसमें भी 1-2 बार ही गए हैं क्योंकि जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं, जो बाहर रहते हैं वो जरूर देखने जाते हैं। लेकिन हमने देखा है, लाल किला देखा है, कुतुब मीनार देखा है, इंडिया गेट को तो खैर अनगिनत बार देखा है क्योंकि वहां तो रहन सहन है, तो उसकी गिनती इसमें नहीं रखते हैं। तो कुतुब मीनार के जो शिलापट लगा हुआ है, जो हर ऐतिहासिक धरोहरों वाले बिल्डिंगों पे लगा रहता है, किसने बनाया, कब बनाया, उसकी एक संक्षिप्त विवरण होती है उसमें। हाँ, राजू सुबह से बात, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि ये कुतुब मीनार हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से बनाया गया है और उसी में का इस्तेमाल मलबे से इसमें निर्माण हुआ है। और ये जो भूमि है इस पर हिंदू और जैन मंदिर थी जिसको तोड़ा गया और तोड़ करके बनाया गया। ये कोई वो जांच का विषय नहीं है। इसीलिए आप कुतुब मीनार के परिसर में जाएंगे तो हर दरो दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, दीपक रखने का ताखा है, पूजा का स्थान है, वो सब चीज है। लेकिन चूंकि सत्य सनातन इस देश में बहुमत में है और वोट बैंक के चक्कर में हम लोगों को जातीय विद्वेष में इतना न ज्यादा मकड़जाल में फंसा दिया गया है कि हम लोग हिंदू धर्म के ही विरोधी हो गए हैं। वो लोग जो हिंदू, बाकी इस्लाम धर्म वाले अपने स्वतंत्र हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। वो जो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, जो हो, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, आस्थावान है और अटूट विश्वास वाला है। वो देवी की मंदिर को देखते हुए भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये देवी हिंदू प्रतीक है। वो सब कुछ होते हुए नहीं मानता है। तो अब उस पर चर्चा और बहस का क्या है? आप अपने आप को ठोकिए कि देश के आजादी के पहले से ही सत्य सनातन को कुचलने का प्रयास किया गया। यह अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे अगर किसी समय, तो यहाँ पर सत्य सनातन राज करेगा और दुनिया में सत्य सनातन सिर्फ भारत में रह गया, बाकी दुनिया भर में तो या तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। तो इसको बर्बाद कर दो ताकि यहाँ पर भी या तो ईसाई मिशनरियों का राज हो जाए या मुसलमानों का राज हो जाए। और दोनों लोग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करा करके शांतिप्रिय तरीके से साजिश के तहत दीमक की तरह से हमारे देश को खा रही है
और ये बात इस्लामिक वाले लोग भी लोगों का इस्लामीकरण करवा के कर रहे हैं। IAS स्तर का आदमी, जो सचिव स्तर का आदमी तैनात है, उस स्तर के लोग भी इस काम में लगे हुए हैं और सरकारी आवास का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब समाचार चैनलों पर चला हुआ, तो उस पर क्या चर्चा किया जाए। लेकिन जो दिल्ली के विषय में 2-3 बातें मैं आपको करूंगा। आज समस्या दूसरा है, चर्चा उस पर करते हैं, क्योंकि मैं उन विषयों पर चर्चा नहीं करता जो समाचार चैनलों की प्रमुखता में हो। कुतुब मीनार भी प्रमुख में था, लेकिन जो 2 चीजें किसी समाचार चैनल पर नहीं बताई गई वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा मानना है और मेरा कहना है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण होता है जो और चैनलों पर नहीं होता है। मित्रों, कुतुब मीनार में अगर आप गए होंगे तो एक लौह स्तंभ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जान करके परेशान हैं कि लोहा में अब तक जंग क्यों नहीं लग रहा है। आप कहते होंगे कि लोग आते हैं, उसको छूते हैं, पकड़ते हैं तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपरी सिरा जहां पर इंसान का हाथ नहीं जाता वहां पर तो जंग लग सकता था। आप घरों में देखते हो कि एक से महल स्टेनलेस स्टील, मेरा पहला वाला दरवाजा SS का था, मतलब एकदम स्टेनलेस स्टील का था, लेकिन उसमें भी जंग लग गया। हमने उससे पूछा, बोला एक्चुअली आप इसकी बढ़िया से रोज रोज धो पोंछ नहीं करेंगे तो लग जाएगा। तो अगले बार हमने MS का लगवाया, मतलब मेड स्टील का लगवाया, उसको पेंट करवा दिया है, ताकि बाद में साल 2 साल बाद फिर एक बार पेंट करवा देंगे। तो लोहा में जंग लगता है, कितना उच्च क्वालिटी का लोहा हो, लेकिन उस लोहे में जंग क्यों नहीं लग रहा, वो किस पदार्थ का मिलावट से बना हुआ है, आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक सोच रहे हैं। लेकिन असल में वो क्या है, लौह स्तंभ जान लीजिए कि वो हिंदू राजा और क्षत्रिय पुत्र तोमर साहब का गड़वाया हुआ वो है, तोमर वंश का खंभा है। वो जब खंभा गड़वाया गया था तो आप देखते होंगे ना कि कुतुब मीनार भी थोड़ा झुका हुआ है, ये खंभा भी ढीला रह गया था। तो उनके लोगों ने बताया कि खंभा ढीली रह गई है, तो वो ढीली को ठीक करवाने के लिए लाया गया। तो उस ढीली का भ्रंश करते हुए दिल्ली हो गया। चूंकि अंग्रेज उस वक्त राज करते थे तो ढीली का DHELHI लिखा, जिसको हम दिल्ली पढ़ने लगे, दिल्ली पढ़ने लगे। स्पेलिंग अगर आप अंग्रेज का लिखा हुआ देखेंगे तो स्पेलिंग का दिल्ली का स्पेलिंग DILLI नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम दिल्ली लिखेंगे रोमन में तो हम लिखेंगे DILLI दिल्ली। चूंकि आधा ल है और पूरा ल है और एक आई है, तो हम दिल्ली लिखेंगे DI या DEELI या LEE, मतलब जो आप उसमें इस्तेमाल करें, बट I और E इस्तेमाल होगा। H इसमें कहीं नहीं आया है, लेकिन और E भी नहीं आया, क्योंकि D में E का मतलब नहीं होता, I होगा या EE होगा। या तो बड़ी अगर छोटी लगेगा तो I होगा, बड़ी लगेगा तो EE होगा। हिंदी में अंग्रेजी का मतलब ये होता है। तो दिल्ली में या तो DILLEE होगा, क्योंकि लॉ में बड़ी का मात्रा है। लेकिन जो उसका स्पेलिंग लिखा गया वो लिखा गया है DELHI दिल्ली, जिसको हम दिल्ली पढ़ते हैं। तो वो ढीली है, DH का मतलब ढीली। तो ढीली के वजह से इसका दिल्ली नाम पड़ा है, जो हिंदू राजा और क्षत्रिय पुत्र के वजह से बना है। इसमें कहीं कोई इस्लाम और मुसलमान नहीं है। अतिक्रमण करके और कब्जा करके सब लोगों ने बनाया, क्योंकि उनका तो मानना ही है कि हम अतिक्रमण कर लेंगे। खैर, आज मेरा विषय ये, आज मैं देखिए, मैं अमूमन बड़ा गंभीर विषयों पर चर्चा करता हूं जिस पर कोई नहीं करता या कोई करना नहीं चाहता। मित्रों, अगर आप महानगर में रहते होंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग का। पार्किंग की समस्या से आपको 2-4 होना पड़ता होगा। बड़े बड़े कॉलोनियों में पार्किंग की समस्या पर पुलिस परेशान है, रेसिडेंस के बीच में झगड़ा हो जाता है। अभी एक आदमी गाड़ी खड़ा कर गया, दूसरों के नीचे लगा दिया। हम फरीदाबाद गए थे तो मेरी गाड़ी खड़ी थी, अभी 10 मिनट भी नहीं बैठे थे तब तक मकान मालिक का फोन आ गया, आपके गेस्ट आए, कहाँ, गाड़ी हटवा लीजिए। तो उन्होंने मेरे चाबी लेकर के अपने बेटे को भेजा, बोला जी बेटे आगे कर देना। तो वो अपनी गाड़ी लगाए, उसके आगे फिर हमारी लगे, उनका गाड़ी लगे, फिर हमारा। मतलब ये समस्या है। कई बार आपने देखा होगा कि मर्डर हो जाती है पार्किंग के चक्कर में। ऐसा रोज रोज सुनने को मिलता है, चूंकि जगह कम है और गाड़ियां ज्यादा है। पार्किंग की समस्या मास्टर प्लान में अगर नहीं एड्रेस किया जाएगा तो उसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरा, एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो अनाप शनाप रजिस्ट्रेशन हो रहा है गाड़ियों का, इस विषय पर भी सरकारों को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिसमें
परिवार में 2 लोग हैं, पति पत्नी, बेटा विदेश में रहता है, 6 गाड़ी उनके घर में है। और 7वीं की वो कह रहे हैं कि राकेश ये वाली कब आएगी भारत में। और टीवी में देख रहा था, बड़ा बढ़िया गाड़ी है। मैंने सर 6 पहले से, हाँ 7वीं भी ले लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं। क्योंकि हमारा देश में तो स्थिति ये है कि जो मतलब गड्ढा गड्ढा होता जा रहा है और पहाड़ पहाड़ होता जा रहा है। मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो दिनों दिन रोज गरीब होता जा रहा है। संतुलन तो हमारे यहाँ सरकारों ने कभी बनने नहीं दी। कभी भी सरकारों ने नहीं कहा कि भाई पहाड़ से थोड़ी मिट्टी निकाल के गड्ढे में डाल दिया जाए ताकि पहाड़ थोड़ा लेवल में आ जाए और गड्ढा थोड़ा ऊंचा हो जाए। ये सरकार ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारी सरकार ये सोच लेगी तो फिर अपनी वोट की चोट के लिए तैयार रहेगी। क्योंकि अगर लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर वो सोचने लगेंगे कि यार मुझे क्या मतलब दिल्ली ढीली है कि टाइट है, हमको तो पेट्रोल का दाम टाइट है इससे चिंता है। लेकिन वो चूंकि आपको दिया ही नहीं गया वो सोचने के लिए। हमारे यहाँ तो लोग ये भी नहीं सोच पाते कि भाई विधायक जी का तनख्वाह तो 50,000 रुपया है, और कोरोना काल में छोड़िए, कोरोना के बाद भी 50,000 रुपया तो उनके घर रोज खर्चा है। हम आज तक कभी नहीं पूछे कि विधायक जी आपका खर्चा इतना आ गया है कहाँ से, क्योंकि आप बिजनेस तो करते नहीं, आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पूछे धनाशेष नहीं है। क्योंकि जब आपको टिकट मिला था तो फटी पतलून पहने हुए थे, जूता भी आपके पास नहीं था, लोगों ने उधार मांग करके आपको जूता दिया, साइकिल पर घूमा करते थे, आज दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में है। हमारे यहाँ से पूछने की रिवाज परंपरा नहीं, तो हम ये क्या पूछेंगे भाई। तो लोग क्या करते हैं कि 2 किलो मुफ्त अनाज चावल मुफ्त बिजली ये वगैरह वगैरह दे के हमको चुप कर देते हैं। तो हम इस पर क्या चर्चा करेंगे। खैर, मैं बात पार्किंग को कर रहा था। तो मित्रों, पार्किंग की समस्या मास्टर प्लान में अगर एड्रेस होगा तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप अगर कोई नया निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि ये कितना मंजिल घर बनेगा और इसमें कितनी गाड़ी आएंगी और गाड़ी पार्क कहाँ होगी। क्योंकि अब तो अंडरग्राउंड पार्किंग बनने लगा। अब तो 2-2, 3-3 मंजिल जो मुकेश अंबानी ने अपना घर बनाया, पता चला सुना कि उसमें 10-15 मंजिल पार्किंग है। सचिन तेंदुलकर का घर बनाया, उसका पता चला कि 2 मंजिल तक सिर्फ पार्किंग है। महेंद्र धोनी का घर बनाया तो वो भी 2 मंजिल तक 1.5 मंजिल तक सिर्फ पार्किंग है। पार्किंग को लोगों के पास तो ज्यादा गाड़ियां होती है। मेरा अपना घर है तो मेरा भी ये गाड़ी खड़ा करने का पार्किंग हमने बना रखा है, समस्या नहीं है, किसी से कोई झगड़े नहीं। तो इन सब चीजों को सरकार मास्टर प्लान के हिसाब से अगर नहीं करेगी तो ये समस्या होगा। ये तो चलिए मास्टर प्लान से हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी समस्या है, दूसरी समस्या है पार्किंग के नाम पर चालान। क्योंकि कानून ये है कि अगर जहां पार्किंग नहीं लिखी है वो सब जगह नॉन पार्किंग है। मतलब ये बड़ा समझने वाली बात है कि अगर वहां पर पार्किंग का बोर्ड नहीं लिखा है तो नॉन पार्किंग लिखने की जरूरत है, वो जगह नॉन पार्किंग है। अब आप महानगर में रहते हो या गांव देहात में रहते हो, पार्किंग बहुत कम जगह है आपको लिखा मिलेगा। अब मान लीजिए कि मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूं और मेरे पाँव में चोट लगा है, मुझे मेडिकल से दवा लेनी है और लाइन से मेडिकल की दुकानें हैं। अब आप गाड़ी से उतर कर बोले जरा बैंडेज दे देना भाई, चोट लग गई है। आप जब तक आएंगे तब तक पुलिस या तो आपके गाड़ी में क्रेन लगा दी होगी, या ट्रैफिक वाला चला लेकर खड़ा है, या आपके घर कुरियर से चला जाएगा। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता, लिखा होता है कि आप फलाने जगह पर अवैध पार्क कर, याद करेंगे अच्छा हाँ वो 5 मिनट के लिए रुका था। अब यहाँ फिर मास्टर प्लान की वैधता आ जाती है। भाई जब आप या तो आप ऐसे अवैध जगहों पर दुकान बनने ही ना दें, क्योंकि जब दुकान बनेगा तो लोग सामान तो खरीदेंगे ना, चाहे जिस तरह का दुकान हो। आप दिल्ली या और किसी नगरों में जाते होंगे तो मेन रोड पर गाड़ी बनाने की दुकान होती है, मेन रोड पर दाढ़ी बनाने की दुकान होती है। गाड़ी बना से लेकर के दाढ़ी बनाने की दुकान मेन रोड पर ही होती है, क्योंकि कोई भी दुकानदार गली में दुकान खोलना नहीं चाहता, उसको ग्राहक आने का डर है कि ग्राहक आएगा ही नहीं। तो जब मेन रोड पर दुकान होगी तो गाड़ी खड़ा करके ही सामान लिया जाएगा। तो जब वो गाड़ी खड़ा करके सामान लिया जाएगा तो आप उसके लिए या तो हर जगह समुचित पार्किंग का व्यवस्था कीजिए। अगर 10 दुकानें हैं तो उसको बोले कि भाई 2 दुकान खाली कर, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी तब जाकर हम तेरे ग्राहकों को अंदर घुसने देंगे। अगर वो ऑथराइज डीडीए जैसा मार्केट नहीं है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है तो, क्योंकि दिल्ली में डीडीए ने कितने मार्केट बनाया और शॉपिंग प्लेस कितना % है, मैक्सिमम तो वो अवैध दुकान और अवैध मकान ही है और चलान यहीं पर होता है। आप 30 साल से मेरे फरीदाबाद में मित्र हैं, उन्होंने कहा यार 1500 का चलान आ गया। मैं क्या हुआ था यार, वो लिखा हुआ था सब्जी मंडी में, तो मैं जब से दिल्ली में आया हूं तब से ही वहीं से सब्जी ले रहा हूं।
और आप चलान आए उस सब्जी मंडी में मेरे घर के ठीक सामने है। कई बार मेरे गली में कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हम लोग वहीं गाड़ी खड़ा करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने सब्जी मंडी है। कभी चलान आज हो गया। तो ये दो चीजें हैं, या तो आप मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप नहीं करते, और अगर नहीं करते हैं तो पुलिस वाले अपने मकारी की वजह से उसमें चलान ठोकते रहते हैं, क्योंकि वो पुलिस सड़क पर वसूली करती है तो उनको कोई चलान भी तो एक आध करना पड़ेगा, ताकि बताया जाएगा कि हाँ हमारे पास चलान बुक है तो हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों का चलान करते हैं जो खड़ा करके दवाई लेने चला गया, या खड़ा करके सब्जी लेने चला गया, या मोबाइल खड़ा करके बात कर रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये लोग मिले नहीं है तो पैसा वसूल सकता नहीं है तो इसका चलान करो। ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस विषय पर जवाबदेही तय करे कि भाई कितना देर खड़ा करने के बाद आपका चलान हो सकता है, और अगर चलान का कोई विकल्प दूसरा नहीं बचता है तो क्या किया जाए। इन सब चीजों की सोचने की जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की होती है, हमारे सरकारों की होती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्टी चाहे जिसकी रूल कर रही हो, चुनाव जीतने के पहले तो वो सिर्फ जनता के हित की बात करती है, जन समस्याओं की बात करती है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उसको जन समस्याएं और बढ़ाने में लगती है और वो अपनी समस्या के समाधान में लगी रहती है। पहला उनका सोच होता है कि किस वजह से मेरी गद्दी बरकरार है, अगले बार में मैं विधायक बनूं, अगले बार में मैं मंत्री बनूं, यही सरकार रिपीट हो। और दूसरा उसका मतलब है कि आपका समस्या का समाधान अगर हो गया तो अगले बार क्या कह के आपसे वोट मांगेंगे। आप सब देख रहे हैं कि 20-30 साल तक राम मंदिर को वोट मांगा गया। अब राम मंदिर वाला समाधान सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हो गया तो कृष्ण मंदिर पर विवाद शुरू हो गया, ज्ञान वापी पर शुरू हो गया, कुतुब मीनार पर शुरू हो गया। मतलब आपको भावना भड़का करके वोट मांगने का जुगाड़ किया गया है। और अब देश भर में इस तरह की एप्लीकेशनें आ रही हैं, हर अदालतों में बाढ़ आ रही है। साकेत कोर्ट ने कहा है कि ये अगर कोई पिछले जमाने में अतीत की कोई भूल है तो उसके लिए वर्तमान को झगड़े में डालना ठीक है क्या। हालांकि अदालत की टिप्पणी सत्य सनातन होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा। आदरणीय प्रेमा द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। मैं सत्य सनातनी होने के नाते मुझे ये टिप्पणी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं कमजोर था तो कोई आदमी मेरे घर से बाहर निकाल दिया, और जब हम तीनों भाई जवान हो गए, मजबूत हो गए, लठ उठा करके लठ बजाने की क्षमता में आ गए, तो हम उसको भगाएंगे ना भाई कि मेरे घर पर तूने कब्जा किया भर जा। तो अदालत कहे कि भाई आप काहे झगड़ा कर रहे हैं, ये जब मजबूत हुआ जवान था और तुम बच्चे थे, तुम्हारे बाबूजी वृद्ध थे, तो भगा दिया, तो रहने दो। ये तो समझ में नहीं आता। जो न्यायालय का पहला सिद्धांत है सामाजिक न्याय और हर आदमी को न्याय, वो तो यहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा है। कानून का छोटा विद्यार्थी होने के नाते जनरल नॉलेज का तो प्रश्न मैं उठा ही सकता हूँ। आज अदालतें कह रही हैं कि भाई अतीत की भूल को वर्तमान में झगड़े का आधार नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो एक ठेठ भाषा में जान लीजिए कि भाई मैं बच्चा था, मेरे पिताजी वृद्ध थे, दादाजी अब रहे नहीं थे, और बाबूजी आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्या करते। तो मेरे चचा ने क्या किया कि लठ उठा करके मेरे को भगा दिया। अगर चलो साले तुम लोग क्या करोगे, बोलोगे तो मारूंगा। हम छोटे छोटे बच्चे थे, क्या कर सकते थे, बाबूजी वृद्ध थे, क्या कर सकते थे। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए 3-4-5 भाई और लठ से मजबूत हो गए, और जो लठ उठा करके हमको बजाए तो अब वो बूढ़े हो गए क्योंकि समय चक्र है, तो मुझे उनसे वो अपनी जमीन खाली नहीं करवानी चाहिए, या ये कह देना चाहिए कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को जमीन खाली करा के मेरे को जिंदा छोड़ दिया, यही आपने उपकार किया। क्या यही सामाजिक न्याय है। खैर वो अदालतों का टिप्पणी हो, अदालत जाने। लेकिन एक बात तो मैं जरूर जानता हूं कि अदालत सरकारों को इन विषय पर विचार करना चाहिए, और पार्किंग की समस्या का समाधान जब तक सरकारें नहीं निकालती और नहीं बताती, तब तक ही अवैध वसूली पर कोई ना कोई स्पष्ट नीति उसको जरूर बनानी चाहिए। पार्किंग की समस्या हर आदमी का समस्या है। हम लोग भी आए दिन आते हैं, गाड़ी में चलते हैं तो कहीं ना कहीं रुकना, कहीं ना कहीं कोई सामान लेना, कुछ ना कुछ लेने जैसी जरूरी चीज होती है। और दिल्ली में हर जगह पार्किंग नहीं है, लेकिन हर जगह दुकान है, मकान है, रेस्टोरेंट है। भूख लगा है तो आपको खाना खाना है, चाय पीना है, जूस कॉर्नर रोड पर ही लगे रहते हैं, आपको जूस पीना है, वहां भी चलान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पुलिस वसूली करती है, और अपने ड्यूटी दिखाने के लिए कि भाई कुछ चलान भी करना है, उसके लिए ऐसे लोगों का चलान करती है जिनसे पैसा वसूल नहीं कर पाती है। ये सरकारों से अनुरोध है कि वो इस विषय पर विचार करें, और आप जनता के हितों के लिए है, जनता के हितों की अनदेखी ना करें। आपके लिए भी भला है और हमारे लिए भी भला है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। इन्हें शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।